क्वेश्चन ये 7 नंबर का। यस सर। हाँ देखिए 7 नंबर ये है n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। तो हम ये मान के चलते हैं लेट टू नंबर्स आर a और b, ठीक है। इन दोनों के बीच में n AMs इंसर्ट किया गया। प्रूव दैट द सम ऑफ मीन्स जबकि i का वेरिएशन 1 से n तक है ऑफ सम ऑफ मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। देखिए एक वर्ड बोला गया इक्विडिस्टेंट, ये नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं बोला, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला सम ऑफ टर्म्स या मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज दिखाना है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसके पीछे है ना क्या थ्योरी है, थोड़ा उस बात को समझिएगा। सॉल्यूशन अपना यहाँ से स्टार्ट है। बोला गया किसी भी दो नंबर के बीच में आप n AMs इंसर्ट कीजिए। तो मेरा पहला नंबर अज्यूम था a, इसमें एक A1 A2 A3 से लेके AN तक और लास्टली किसको पुट करेंगे b। ऑलरेडी ये चीज आप देखे हुए थे। दूसरा हम लोग ये भी देखे थे कि जो d का कैलकुलेशन होता है वो b माइनस a बाई n प्लस 1 होता है। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आपको ये भी बताया गया था कि अगर a n है तो a प्लस nd लिखेंगे। ये भी पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नया कुछ नहीं। a प्लस nd। अब देखिए मान लीजिए जैसे pth am, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, pth टर्म नहीं बोल रहे हैं, pth am फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समझने वाला चीज है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AP से nth am था तो an से रिप्रेजेंट किया, pth फ्रॉम बिगिनिंग है AP से रिप्रेजेंट किया, और बाय दिस फॉर्मूला इट इज a प्लस p इंटू d, ऐसा होगा। रख लीजिए इसको अपने पास। आगे का चीज क्या आपको याद है, pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड इन AP के स्टार्टिंग क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, pth टर्म फ्रॉम एंड। आपको एक बार याद दिलवाते हैं। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, हाँ बोलिए सर इस केस में सर a माइनस pd होगा सर। ये बोल रहे कि उसको हाँ एकदम ठीक। हम इसमें क्या बोल रहे हैं ना, चलिए वो एकदम सही, कहीं गलत नहीं। बस उसका दो पार्ट आपको बताया गया था एंड से, उसमें से एक फर्स्ट पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये पढ़े थे। और दूसरा ये पढ़े थे ना कि एंड से अगर हमको pth चाहिए तो हम a के जगह पे b को पुट करेंगे और d के प्लेस पे माइनस d पुट करेंगे। एकदम ठीक, आप उसी कॉन्सेप्ट को बोल रहे थे, आप इसको लगा लें। या फिर फ्रॉम एंड हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका pth टर्म निकालेंगे, pth फ्रॉम एंड, तो दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म के प्लेस पे लास्ट टर्म माइनस यहाँ पे p इंटू डी होगा। मिल गया दोनों चीज, pth फ्रॉम बिगिनिंग, pth फ्रॉम एंड। अब क्वेश्चन ये बोला कि सम ऑफ pth am फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। इसका मतलब ये हुआ कि AP और इसके साथ apth फ्रॉम एंड चाहिए। क्वेश्चन के कहने का मीनिंग यही है। तो जब आप AP लीजिएगा, देख लीजिए AP तो a प्लस pd, और जब आप apth फ्रॉम एंड लेंगे तो वो b माइनस p इंटू डी, ये और ये कैंसिल, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b। अब सोच के देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला रहेगा कि किसी दो नंबर के बीच में आप am इंसर्ट कीजिए। आपको याद है पिछले क्लास में am जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम में दिया हुआ था कि इंसर्ट 7 AMs बिटवीन 2 and 16, ऐसा करके क्वेश्चन था ना। तो ये
ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब इसका सम क्या होगा, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस आपको यही चीज शो करना था वहां पे, ठीक है? क्या समझे आप कॉन्सेप्ट को? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। किसी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है बिल्कुल पूछे, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन हो। सर हाँ बोलिए। सर वो मेरा टेस्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ओ अच्छा, वो वाला भी होल्ड में ना, ठीक है ठीक है, आज बता के ही जाएंगे, ठीक है? और अभी किसी का एपी में से डाउट या कहीं से भी पीछे के चैप्टर्स में नहीं है? ठीक है, आप इसको जल्दी नोट करें, हटाएंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए आगे नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी के प्रॉपर्टी का जो भी क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ गिना चुना 5-6 प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। इसके प्रॉपर्टी का जो भी क्वेश्चन होता है जनरल तौर पे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए आता है, और बाकी इसके कंपटीशन का जो क्वेश्चन होगा उसमें लॉग लगा रहेगा, ठीक है? उसमें लॉग लगा रहेगा, उसमें एक्सपोनेंशियल लगा रहेगा। जनरल तौर पे यही दो चीज होता है, ठीक है? मगर देखते चलेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होता है और कहां यूज करते हैं, क्वेश्चन से आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहला चीज, इफ कांस्टेंट नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड from each term of AP, then series remains in AP, देखिए ये क्या कहना चाहता है, अभी आपके सामने जो स्टेटमेंट में लिखे ना, बस उसको देखिए कैसे इक्वेशन के फॉर्म में और यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे। मान के चलिए जैसे A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक जो भी सीरीज दिया है वो आपके क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वो एपी में है, वो बता दिया कि वो एपी में है, ठीक है? उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें, इफ ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, अगर हर एक टर्म को, सॉरी मेरा मिस्टेक, हम यहाँ पे बात की है ऐड और सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे भी हम ऐड ही करेंगे। इफ k added टू ईच टर्म, हर एक टर्म में हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है? किसको ऐड कर रहे हैं? एक कांस्टेंट नंबर के। सर कैसा कांस्टेंट होगा? 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4, 5, -5, ऐसा कुछ भी कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाएगा। तो देखिए सीरीज बनेगा क्या, A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के एंड सो लास्टली मेरे पास मिलेगा AN प्लस के। अब हमको चेक करना है कि वाकई में ये स्टेटमेंट जो बोला गया ये ट्रू है कि नहीं है। तो देखिए चेकिंग कैसे करते हैं। कभी कभार आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रूव दैट प्रॉपर्टी ऑफ AP that if constant added or subtracted from each term of AP then its series remains in AP। अगर ऐसा बोल दिया तो कैसे प्रूव करेंगे उस बात को सुनिए। आपको दिया ना कि एक सीरीज AP में है, हम मान लिए, या फिर ये आपके पास गिवन है, दोनों में से कोई भी। आप इसमें एक कांस्टेंट ऐड किए, अब दिखाना है कि ये सीरीज मेरे पास AP में है। तरीका क्या होता है, जो मेरे पास अज्यूम्ड है या गिवन है उसमें अगर आप A2 - A1 करें तो कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। आप इसको कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, आप इसको कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि ये AP है, तो ये D मेरा कॉमन डिफरेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर सेकंड में देखें T2 - T1 तो दैट इज इक्वल्स टू कितना, A2 प्लस के और माइनस A1 प्लस के। अरे ज्यादा कुछ नहीं किए, जिसको प्रूफ करने बोला ना कि AP में है उसके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को केवल सब्ट्रैक्ट किया गया है और कुछ नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे मार्क करके दिखा दिए कि इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का डिस्कशन हो रहा है। अगर आप राइट साइड देखें तो प्लस का के और माइनस का के कैंसिल, A2 - A1 एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू D। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग के पास जो रिक्वायर्ड सीरीज दिया है या जो ऑब्टेन्ड हुआ है
उसमें भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है। अगर कॉमन डिफरेंस के बराबर है तो कह सकते हैं कि k ऐड करने के बाद जो भी सीरीज मिला ये पूरा का पूरा सीरीज किस में होगा, एपी में होगा। तो एक तो क्वेश्चन का पैटर्न बता दिए, ये स्टेटमेंट प्रूफ करने बोलेगा तो इस तरीके से कीजिएगा। दूसरा, अगर किसी जगह पे हम लोग को जरूरत होगा, क्वेश्चन में देखेंगे जरूरत होगा, किसी जगह पे अगर जरूरत होगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हाँ वो एपी में है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, उसके बाद उन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के एक क्वेश्चन करवाएंगे, तब आगे के प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, ताकि हर एक प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, कैसे करते हैं, ये समझ में आता रहे आपको। ठीक है, देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय constant k, then resulting series remains in AP, वो AP में रहेगा, वो AP में होगा। ठीक है, रिजल्टेंट सीरीज AP में होगा। देखिए पहला पॉइंट बोला ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, AP में रहेगा, नेचर चेंज नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड कर लो, फिर भी रिजल्टेंट सीरीज एपी में रहेगा, यानी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एपी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे तो भी एपी रहेगा, किसी एपी को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो भी वो एपी ही रहेगा। ठीक है, वो एपी ही रहेगा, मतलब उसके प्रॉपर्टी पे, उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहाँ इफेक्ट पड़ेगा हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे A1 है, A2 है, A3 से लेके AN तक ये AP में है, ऐसा हम मान लीजिए। ठीक है, अब अगर हम K से मल्टीप्लाई करें तो KA1, KA2, KA3 एंड सो ऑन, ये KAN। अब ये हमको शो करके दिखाना है एपी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब भी एपी में शो करना होता है तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ठीक है, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 माइनस T1 निकालें सबसे पहले, T2 माइनस T1 तो कितना आया, KA2 माइनस KA1 दैट विल बी इक्वल्स टू KA2 माइनस A1। और आपको पहले से पता है कि A2 माइनस A1 कहाँ लिखे थे, ये A2 माइनस A1 किसके बराबर, D। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि ये K इंटू D होगा। दूसरी बात, T3 माइनस T2 की थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या लिखा जाएगा, KA3 माइनस KA2, और यहाँ पे KA3 माइनस A2, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है कि ये AP में है तो ये डिफरेंस भी किसके बराबर, D के बराबर, दैट विल बी इक्वल्स टू D। तो आप क्या देखें, थोड़ा उस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए तो उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आया KD। जब थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किए उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आया KD। क्योंकि ये दोनों वैल्यूएशन आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। और जब भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, वैसे केस में जिस किसी भी सीरीज के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एपी में होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, पूरा सीरीज किस में रहेगा, एपी में। कोई हमसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो बता दिए, डिवीजन में क्या करेंगे। अरे कोई चीज, देखिए 2 इंटू A1, ठीक है, और देखिएगा 1/2 इंटू A1। बोलिए तो कहां मल्टीप्लाई हुआ और कहां डिवाइड हुआ, सर सेकंड वाले पे डिवाइड हुआ और फर्स्ट वाले पे मल्टीप्लाई। ठीक, जनरल आंसर आपका एकदम सही है, मगर बीच में हम मल्टीप्लिकेशन डालें इसका मतलब हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
सर दोनों केस में मल्टीप्लाई हुआ। दोनों केस में मल्टीप्लाई हुआ, एकदम ठीक। यही चीज सुनना चाहते थे और बताना भी यही था, मगर आपका आंसर गलत नहीं था इससे पहले जो बोले। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई किए, मगर आप जब 2 को सोच के बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे सर 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, तो क्या डिवीजन बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है ना? कुछ नहीं होता। डिवीजन कुछ नहीं होता। डिवीजन एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का एक कन्वर्टेड फॉर्म है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का एक कन्वर्टेड फॉर्म है। जैसे एडिशन का कन्वर्टेड फॉर्म सब्सट्रैक्शन होता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्टेड फॉर्म डिवीजन है। अब सोचिए कोई बोलेगा कि हम 2 को k माने, हम बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं हम 1/2 को k माने, तो दोनों जगह तो मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इस कारण से आपको जो एक पार्ट बताया गया उसके अंदर दूसरा पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो काम आप मल्टीप्लिकेशन में किए हैं एग्जैक्टली वही काम आप डिवीजन में भी कर सकते हैं। वैसे केस में भी आपको कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्या आप मेरी बात को समझे? ये दोनों प्रॉपर्टी जो प्रूफ करके दिखाया गया, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है आपको क्या? अगर नहीं है, ठीक है, दिक्कत है तो जरूर पूछेंगे। अगर नहीं है तो काम का चीज बताते हैं अब आपको। ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, बाकी नीचे का कर लेंगे खुद से, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट याद होना चाहिए तो क्या सर स्टेटमेंट लिखने आएगा? अरे नहीं, वो याद होना चाहिए ताकि जिस क्वेश्चन में जरूरत हो उस टाइम में आपका आउटपुट निकल सके, बस इसीलिए याद होना चाहिए, ठीक है। नोट करेंगे आप इसको, और कुछ भी समझने में दिक्कत है जरूर पूछें। जब भी क्लास कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे क्लास कीजिए कि बोर्ड पे लिखा हुआ हर चीज समझ में आए। देखिए मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, इफ 1/a 1/b 1/c आर इन AP, अगर ये बोला गया 1/a 1/b 1/c AP में है, then prove that b plus c by a plus c by b और b plus a by c are in AP। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक AP दिया रहेगा और एक AP के बारे में पूछेगा कि है कि नहीं है, चेक करके बताओ। वैसे केस में हमेशा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लगता है। तो इस क्वेश्चन का मेन काम है सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करवाना कि कैसा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रहेगा। तो जब कभी भी आपके पास ऐसे कुछ भी नंबर्स 3 4 5 10 कुछ भी नंबर्स अगर बोल रहा है कि AP में है, मतलब उसके आगे जो भी सॉल्व करना है, फाइंड करना है या प्रूफ करना है, जो भी क्वेश्चन है वो सब प्रॉपर्टी से बनेगा। तो आइडेंटिफिकेशन यहीं से होता है। जब एक सीरीज दिया है AP में है, कुछ प्रूफ करना है, कुछ फाइंड करना है, वैसे केस में प्रॉपर्टी लगा के ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बना रहे हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे सिंस 1/a 1/b 1/c आर इन AP, ये AP में है, ये AP में है। देन हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। देन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, तो कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। मेरा कांस्टेंट देखिए क्या है, a plus b plus c, ठीक है। क्यों यही टर्म लिए, एक बार देखिए आपको समझ में आएगा। वहां से लिख सकते हैं क्या, a plus b plus c by a plus b plus c by b, a plus b plus c by c। देखिए क्या बोला गया, ये पूरा का पूरा सीरीज AP में था, इसको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए। सोच के जवाब दीजिए, ये जो 3 नंबर है ये AP में है कि नहीं है? यस सर है, ये AP में, आर इन AP, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से ये AP में है। अब यहाँ पे थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं, तो A के नीचे A1 और इसके साथ b plus c by a बच गया, कॉमा b के नीचे B1 और इसके साथ a plus c by b बच गया। उसके बाद c by c1 और इसके साथ a plus b by c बच गया।
और क्योंकि अभी तक हम कुछ किए नहीं है तो अभी भी ये किस में है, एपी में है। वो एरो का मतलब आर इन एपी, आर इन, ठीक है, एरो का मतलब आर इन एपी। अब इसके बाद सुनिए क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच टर्म, हर एक टर्म में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी याद है कि एपी के टर्म में से अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एपी में रहेगा। इसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो किस में रहेगा, एपी में रहेगा। तो हर एक में से 1 सब्ट्रैक्ट करते चलिए, क्या मिला, b प्लस सी बाई ए, यहां से a प्लस सी बाई बी, यहां से a प्लस बी बाई सी, आर इन एपी। क्या हमको यही चीज प्रूफ करना था, एक बार देख ले आप, ठीक है। तो यहां 2 प्रॉपर्टी लगा, एक मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट और एक ऐड या सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट, जिसके कारण एपी के नेचर में चेंज नहीं होगा, जो सीरीज एपी में था वो एपी में रहेगा, ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं आप? सर सेकंड प्रॉपर्टी जो लगाए उसका बारे में थोड़ा बताइए। ये मल्टीप्लाइड, नो सर, सेकंड वाला प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट। देखिए हर एक जगह पे आपको 1 यूनिट, क्या इसके अलावे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसके अलावे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमको प्रूफ करना है हम एक बार उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, तो क्वेश्चन को तो हर एक स्टेप के बाद देखना चाहिए हमको। तो क्वेश्चन में हमको ये दिखा कि ये पूरा चीज हमको प्रूफ करना है, मतलब इसको और इसको देखिए, ठीक है, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 1 हट जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा? यस सर, 1 हटाना पड़ेगा। हाँ, 1 हटाना होगा, तो +1 है, इस कारण से सब्ट्रैक्ट किए। अगर ये -1 होता तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते। बस इस 1 को हटाने के लिए आपके पास जो भी कन्वीनियंट मेथड है सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना, आप वो काम करके बस इस 1 को हटा दीजिए। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि कितना ऐड करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। और ये जैसे जैसे आप देखते चलिएगा क्या प्रूफ करना है, उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक। एक चीज अब आपको एक और बात बता दें, ये क्वेश्चन जो बनाना ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग को भिड़ जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मगर अभी ये क्वेश्चन इतना अच्छे तरीके से अरेंज करके दिया गया था कि हम लोग को पता चल गया कि भाई ऊपर में b प्लस सी और नीचे a है, तो तीनों का एडिशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमको हिंट दिया तो पता चला। जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में पता चल जाए, तो वैसे केस में क्या करना है वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। जनरल और ये हिट एंड ट्रायल दोनों चीज आपको आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे आएगा, इस पे कमांड कैसे होगा, बाय द प्रैक्टिस। और जो आपको जनरल मेथड बोले ना, वो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं भी है तो भी आप थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फिर से बना रहे हैं सेकंड मेथड, ताकि दूसरा दिखा सके, अल्टरनेटिव प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन में आप डिसाइड करते चलें कि हम सेकंड प्रोसेस लगाएं या फर्स्ट लगाएं। इट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, और यहाँ पे आ रहा है जनरल प्रोसेस, जनरल मेथड। सेम क्वेश्चन स्टार्ट ही करेंगे। वी हैव टू प्रूव that b plus c by a plus c by b और b plus a by c are in AP। हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या करें, मान लीजिए let these parts are in AP। मान लीजिए जिसको प्रूफ करना है ना कि AP में है, आप उसको अज्यूम कर लीजिए कि हाँ भाई वो AP में है। आप मान लीजिए उसको AP में है। AP का कंडीशन लगाइए। अगर AP का कंडीशन फुलफिल हुआ, इसका मतलब है कि मेरा अजम्पशन करेक्ट था, ये AP में है। अगर कहीं AP का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग है कि ये AP में है। तो आप समझे, हम लोग AP का कंडीशन लगाएंगे। अगर AP फुलफिल हुआ देन these parts are in AP। अगर AP का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इट मींस गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP सीरीज, ठीक है।
तो अभी अभी जस्ट मेरा अजम्पशन है, जो प्रूफ करना था उसको अज्यूम कर लिए कि वो एपी में है। एपी का क्या कंडीशन, एपी का कंडीशन ये होता है 2 टाइम द मिडिल टर्म दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट b प्लस सी बाई ए और प्लस b प्लस ए बाई सी। ये सर कहां से आया, सुनिए सिंपल सा बताते हैं, बताए तो हैं मगर फिर भी अभी जरूरत है तो एक बार रिपीट कर दे। अगर 3 नंबर एपी में बोल रहा है तो आप काम क्या करते हैं, आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि डिफरेंस इसका कॉमन होगा मतलब इक्वल होगा, यही चीज। अब इसमें एक अरेंजमेंट, इस b को इधर लेके आए, a को उधर भेज दिए, तो क्या इधर 2b और इधर a प्लस सी नहीं हुआ। हमको abc से मतलब नहीं है, हमको टर्म से मतलब। सुनिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसका मतलब हुआ कि 2 टाइम द मिडिल टर्म, 2 टाइम द मिडिल टर्म दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, उसका मीनिंग वही हुआ। ठीक है, तो यही चीज ने यहां अप्लाई किए। ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरे पास सेकंड था और ये मेरे पास थर्ड था, तो हम लिखे 2 टाइम सेकंड दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ताकि वो एपी में है ऐसा हम अज्यूम करके चले, उसको फुलफिल कर सके। जहां नहीं समझ में आएगा या कहीं हम तेजी से निकल गए, आप बिल्कुल हमसे पूछ लेंगे सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मगर खत्म होने के बाद मत बोलिएगा कि सर पूरा रिपीट कर। देखिए यहां पे मेरे पास एक एलएचएस आया, वो कितना है, वो कितना है, इट इज 2a प्लस 2b सॉरी c बाई b। ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। और मेरे पास एक RHS है, मेरे पास एक RHS है। क्या RHS है, इट इज b बाई a प्लस c बाई a प्लस b बाई c प्लस a बाई c, ऐसा है। तो अब हम क्या करें, अब ऐसा है तो ये सॉल्व तो हो नहीं सकता है, तो अब हम क्या करें, सुनिए आपके क्वेश्चन में कुछ दिया भी तो था, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये दिया है ताकि आप यूज कर सके। तो क्वेश्चन बताया कि ये 3 नंबर एपी में है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये बताया 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, क्वेश्चन ये बताया कि ये एपी में है। तो इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा होगा कि 2 टाइम मिडिल टर्म दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हम पुट कर सकते हैं। यानी और क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ b के जगह, ध्यान से देख के, b के जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2ac बाई a प्लस सी। क्या सही है, b बोलना चाह रहे थे, b बोलना चाह रहे थे। देखिए चेक कीजिए, क्या यहां से ये आएगा कि नहीं आएगा, यस ठीक। तो ये b इक्वल्स टू 2ac बाई a प्लस सी सर कहां पुट करें, अरे भाई आपको b तो यहां बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, इन b के जगह पे पुट कीजिए, इन b के जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए। तो जैसे पुट करेंगे देखिएगा, b के प्लेस पे जैसे इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह कम है मगर एटलीस्ट इसमें तो करके दिखाई देंगे, थोड़ा कंसीडर कीजिएगा। b के जगह 2ac बाई a प्लस सी, सुनते चलिएगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं b के जगह 2ac बाई a प्लस सी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर नीचे a कट गया, यस सर, तो बचा क्या 2c बाई a प्लस सी, यहां से 2c बाई a प्लस सी। उसके बाद फिर इसका बात कर रहे हैं b बाई c, तो b के जगह इसको पुट किए तो c कट गया, c कैंसिल, 2a बाई a प्लस सी। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको वैसे ही लिख दीजिए, प्लस c बाई a प्लस a बाई सी। अच्छा, अब इससे क्या फायदा होने वाला, ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू कोई बता सकता है क्या हमको, 2c plus 2a by a plus तो 2 कॉमन ले लें तो a प्लस सी बाई a प्लस सी होगा। yes तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ब्रैकेट डाले ना ये केवल 2 है, बोलिए हाँ कि ना, ब्रैकेट, ठीक है, मिल गया। उसके आगे का टर्म c बाई a प्लस a बाई सी, देखिए कितना छोटा हो गया। मगर ध्यान दीजिएगा एक चीज पे, RHS को सॉल्व करके केवल a और c में डिफाइन किए हैं, LHS में अभी भी b है, बस इसको सॉल्व कर देंगे ना, काम मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, काम मेरा खत्म हो जाएगा। हम आपके सामने एक टर्म रखते हैं, ध्यान से, b के जगह
2ac बाई a प्लस सी अगर यहाँ पुट कर दें, ध्यान से b के जगह अगर ये पुट कर दें, सोच के रखिएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए सही कि गलत? b के प्लेस पे इसको पुट कर दिए। हर चीज कॉपी पे लिखने का जरूरत नहीं है, हर चीज लिखिएगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्या छोटा है, ये खुद में बड़ा है। जब हम इतना इसमें स्टेप्स गैप कर रहे हैं तब ये इतना बड़ा है। अगर हर एक स्टेप लिखेंगे तो ये पूरे बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको ना थोड़ा वर्बल कैलकुलेशन करना भी पड़ता है, ओरल कैलकुलेशन करना होता है। सुनिए, b के प्लेस पे इसको रखें। सबसे पहले ऊपर नीचे का 2 कट गया, ये ac नीचे आ गया और ये a प्लस सी ऊपर चला गया। a प्लस सी पहले से था, एक a प्लस सी यहां से आया, होल स्क्वायर हो गया और नीचे ac बच गया। अब क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, ये मेरा LHS, ये मेरा LHS और ये मेरे पास RHS। बस एक लाइन का बात है, बस एक लाइन का बात है। ठीक है, सर बोलिए बोलिए। सर वो वाला 2 बताइए ना सर, कहाँ से लाए 2? ये वाला, यस सर थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ दिखाते हैं, ठीक ना, फिर हटा देंगे हम इसको। देखिए ब्रैकेट का केवल देखिएगा, केवल ब्रैकेट का देखिएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम a प्लस सी आएगा। बोलते चलिए बिला। यस सर। हाँ, अब उसके बाद ऊपर में होगा 2c प्लस 2a। यस सर। दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ये कटेगा, 3 स्टेप था जिसको हम गायब कर दिए थे वहां, ठीक है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कहीं किसी को दिक्कत हो जरूर बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ तो गए ना, बस यही। देखिए एक लाइन चाहिए, ठीक है, लास्ट लाइन बोल के बस इसको ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट लाइन बोल के ले रहे हैं, प्रूफ करके दे देंगे आपको। LHS पे चल रहे हैं, LHS पे देखिए LHS जो है a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखें, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac न्यूमरेटर, इसके नीचे ac अलग, इसके नीचे ac अलग और इसके नीचे ac अलग, ये कट के दिया 2, यहां से एक c कट गया, यहां से एक a कट गया, फाइनली हमको क्या मिला, a बाई सी प्लस c बाई a प्लस 2। अब आपके लिए हम छोड़ दिए क्या LHS RHS इक्वल हुआ, LHS RHS, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। बस आपके लिए एक लाइन छोड़े हैं, लास्ट में यही लिख लीजिएगा, LHS इक्वल्स टू RHS, therefore assumed part is true, therefore these three numbers are in AP। इतना आप लिख लेंगे खुद से, ठीक है। चलिए देखिए, 2 मेथड था सर, वो वाला लंबा हो गया, क्यों नहीं हम शॉर्टकट में बनाए? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपका हिट कर गया, आप जो ट्राई किए वो हिट कर गया, बिल्कुल शॉर्टकट में बनाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किससे मल्टीप्लाई करें, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ बैकअप तो होना चाहिए, इसलिए आपको ये मेथड बता दिया गया, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा, इससे 4 स्टेप आगे जाएगा, मगर कम से कम क्वेश्चन बनेगा तो सही, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ भी डाउट है तो पूछ ले। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ a टाइम्स 1/b प्लस 1/c, b टाइम्स 1/c प्लस 1/a, c टाइम्स 1/a प्लस 1/b आर इन AP, ये बोल दिया, ये दिया है, ठीक है, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट स्मॉल ABC आर इन AP। देखिए पहले छोटा दिया और बड़े वाले को बोला प्रूफ करके दिखाओ कि AP में है। इस बार क्या किया, बड़ा सेक्शन प्रोवाइड किया कि नहीं भाई वो AP में है, तो छोटे वाले नंबर्स को प्रूफ करके दिखाओ कि ये AP में है कि नहीं। तो जब कभी भी ऐसा चीज हो ना, तरीका क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो गिवन है इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कैसे करें, a को रखें, यहाँ पे एलसीएम लिए तो c प्लस बी बाई बी सी, कॉमा b बाहर है, यहाँ a प्लस सी बाई ए सी, कॉमा यहाँ पे c बाहर b प्लस a बाई ए,
सॉरी AB। तो ये जो पार्ट दिया था AP में है, ये अभी भी कैसा AP में ही चल रहा है। हम अभी तक कुछ नहीं किए, ठीक है, बस अरेंज कर रहे हैं। अगली बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया हर जगह पे, तो AC प्लस BA या AB बाई BC, यहाँ पे AB प्लस BC बाई AC, यहाँ पे BC प्लस AC बाई AB, R इन AB, ये AP में होगा। अब देखिए, आप अगर देखेंगे ना इस पार्ट को, तो आपको थोड़ा सा एक टर्म फील होगा। सुनिए क्या, AB BC AC पेयर वाइज 3 चीज हुआ, पेयर वाइज AB BC AC हुआ। देखिए, ऊपर में अगर AC और AB है तो नीचे BC है, ऊपर में अगर AB और BC है तो नीचे AC है, BC और AC ऊपर तो नीचे AB। कहने का मतलब है 3 में से 2 पार्ट ऊपर है और 1 पार्ट नीचे है। अगर उन्हीं तीनों का बार बार रिपीटेशन होगा, इसका मतलब है कि हमको 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऊपर में तीनों का पेयर वाइज एडिशन लाना होगा। तो क्या किया जा रहा है, अब प्रॉपर्टी ऐड 1 टू ईच टर्म, हर एक टर्म में हम लोग 1 ऐड करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे कि कांस्टेंट ऐड करेंगे तो भी वो AB में रहेगा। तो स्टेटमेंट ये बनता है AC प्लस BA या AB बाई BC प्लस 1, इसके साथ AB प्लस BC बाई AC प्लस 1, और इसके साथ BC प्लस AC बाई AB प्लस 1। ये भी अभी किसमें है, AP में। एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व किया जाए तो न्यूमरेटर्स देखिए, AC प्लस AB प्लस BC बाई BC, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC बाई AC, इस प्लेस पे BC प्लस AC प्लस AB बाई AB। अभी भी ये किसमें है, AP में। बोलिए, यहां तक के लाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी नहीं है? नहीं है तो अब हम आपसे पहले ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोले थे, थोड़ा वो सजेस्ट कीजिएगा। अब बोलिए तो हम क्या करें यहाँ पे, कुछ भी। तो सर सोचने का थोड़ा हिंट दीजिए, देते हैं। देखिए तीनों बराबर है कि नहीं? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर 2 into B is equal to नहीं, C minus A। हम वो नहीं करेंगे। अब वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरे मेथड में होता है। यहाँ जब हम खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अब वो नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अभी हम आपको क्या बोले, एक बार न्यूमरेटर में ये जो हम दिखा रहे हैं ना, आपको चेक कीजिए तीनों बराबर है कि नहीं। तीनों बराबर, अगर तीनों बराबर है तो तीनों को हटाना चाहते हैं, कैसे हटा दें, डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है, डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट AB प्लस BC प्लस AC, तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे। क्या पढ़े थे हम लोग, अगर किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसके प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इसके बाद जो भी मिलेगा वो AP में ही रहेगा। तो डिवाइड करते चलिए, तो क्या मिला 1/BC, क्या मिला 1/AC, और क्या मिला 1/AB, और ये तीनों किसमें होगा, AP में होगा। क्या आपको दिखा है इतना बड़ा सा टर्म कितना छोटा हो गया। अब फाइनली एक बार देखिए कि प्रूफ करने में केवल क्या चाहिए, ABC। कोई सजेस्ट करेगा यहां से A कैसे निकाले, यहां से B कैसे निकाले, यहां से C कैसे निकाले? सर अगर A B C को मल्टीप्लाई कर दे सर तीनों, एकदम सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस यही सब चीज है, धीरे धीरे मेरे क्वेश्चन में ही आप हिंट करते चलेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जनरल तौर पे स्टूडेंट से एक बार में नहीं बनता है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ABC, A इंटू B इंटू C, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा ABC बाई BC, ये बनेगा ABC बाई AC, और ये बनेगा ABC बाई AB, और ये पूरा का पूरा AP में रहेगा। आप जो कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल कर दीजिए, BC यहाँ से, AC यहाँ से, AB, जो बच गया A B और यहाँ से C, ये किस में होगा, AP में होगा। यही चीज हमको प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है।
बस ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। देखिए कैसे बनाना है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज करना है। मेनली जो दो प्रॉपर्टीज, उसके अलावे भी जो प्रॉपर्टीज होता है वो तो बताएंगे ही आपको, मगर आप पहले उसका यूज सीख ले कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। पहला हिंट था, यहां तक हम कुछ नहीं बोल सकते थे, यहां तक हम कुछ नहीं बोल सकते थे, तो क्या किए, सिंपल 1/b 1/c था तो एलसीएम लेके लिख लिए, ए बाहर था मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक में कोई हिंट नहीं। ये जब आ गया तो हमको ये दिखा कि दो दो नंबर का पेयर्स एक साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो अगर ये ऊपर चला है, ये ऊपर चला है, ये ऊपर चला है, तो वो बराबर हो जाएगा। वहां से हिंट मिला कि 1 ऐड करना चाहिए। जब यहाँ पे तीनों बराबर दिखा तो हिंट मिला कि इससे डिवाइड करना चाहिए। फिर ये मिला, यहां आने के बाद हम एक बार देखें कि क्या प्रूफ करना है। तो पहला टर्म a, यहां हमको bc दिख रहा है, तो पता चला कि abc से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, abc से मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा, abc से मल्टीप्लाई करेंगे c आ जाएगा। बस ये सोचने के बाद हम लोग को ये प्रॉपर्टी लगाना था कि मल्टीप्लाई किया जाए इस कांस्टेंट से abc से, और फाइनली अपने पास रिजल्ट ऑब्टेन हो। ये तरीका होता है हमेशा प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ करने का। ठीक है, नोट करेंगे, कुछ भी डाउट पूछा जाए। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये है, सिंपल सा चीज, वो जो आपको पहले भी बता चुके हैं, इफ एबीसी आर इन एपी, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए देयरफॉर 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी या b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, ये ठीक है, नॉर्मल सा। अच्छा अगला फोर्थ नंबर जो है, if terms of AP taken in regular fixed interval, then series remains in AP। अच्छा क्या कहना चाहता है ये, ठीक है, ये क्या कहना चाहता है वो सुनिए। मान लीजिए जैसे ये दिया है, इफ a1 a2 a3 a4 से लेके an तक AP में है, ये क्वेश्चन में दिया है, जैसा आप देखें इसलिए क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या देता है। ठीक है, ये दिया है, देन एक टर्म का इंटरवल लेंगे। मतलब क्या हुआ सर, एक टर्म को गायब कर देंगे बीच से, इसका मतलब a1 लिए, a2 को छोड़ के a3 लिए, a4 को छोड़ के a5, 6 छोड़ के 7 और so on, ये जो भी होगा ये AP में होगा। एक AP में से, एक गिवन AP में से अगर कभी भी फिक्स्ड इंटरवल के साथ रेगुलर टर्म्स को लिया जाए तो वैसे केस में जो रिजल्टेंट सीरीज होगा वो भी AP में होगा। तो यहाँ पे हम लोग कितने का इंटरवल लिए, एक टर्म का, बस एक टर्म बीच से गायब करते गए। अगर दो टर्म गायब करेंगे तो मान लीजिए आप 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, a1 2 और 3 छोड़ दिए 4 लिए, 5 और 6 छोड़ दिए 7, 8 और 9 छोड़ के 10, तो ये जो एक सीरीज मिलेगा ये भी AP में होगा। तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि AP का जो बेस होता है कॉमन डिफरेंस वही चेंज कर जाएगा। मान के चलिए ये तो दिया है ना, ये दिया है इफ, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू D। मान लीजिए वो D, कॉमन डिफरेंस D। तो सोच के बताइएगा यहां का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी 2D। एक ध्यान रखिएगा, आंसर जो दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये भी ध्यान रखिए कि आप 2D कैसे बोल रहे हैं। एक टर्म का इंटरवल था, आप बोले 2D, ठीक है, इस बार बोलिए कॉमन डिफरेंस सोच के 3D। दो टर्म का इंटरवल था 3D, एक टर्म का इंटरवल था 2D। कोई आपसे ये बोलेगा विथ इंटरवल ऑफ, कोई ये बोला विथ इंटरवल ऑफ 5 टर्म्स, कॉमन डिफरेंस कितना
So 4D. 4D। चलिए और कोई? So सर 6D होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। 6D एक आंसर 4D एक आंसर। हाँ और 560. So 60. 6D। अब आ गए आप जगह पे, एक टर्म का इंटरवल 2D, वन टर्म का इंटरवल 2D, टू टर्म्स का इंटरवल है 3D, यानी एक यूनिट ज्यादा। तो अगर 5 टर्म का इंटरवल लेके चलेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस तो मेरा 6D होगा, एक यूनिट ज्यादा। ठीक है, ये चीज आता है ऑब्जेक्टिव में, ये चीज ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए कैसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए इस प्रॉपर्टी से मेनली क्वेश्चन कैसा आता है कि इफ A1, A7, A13, A19 are in AP such that common difference of A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक is equals to 3. Find common difference of given series. ये चीज आपसे मांगती है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा ये प्रॉपर्टी लगाना है। पढ़ लीजिए एकदम आराम से, एनालाइज कीजिए ना। अरे भाई प्रॉपर्टी पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। तो ठीक है, आंसर ठीक है। सबको के लिए बस एक सजेशन है, क्वेश्चन पढ़ के आप देखिए कि हाँ हम इसको रिलेट कर पा रहे कि नहीं। ये प्रॉपर्टी पढ़े तो क्यों पढ़े, कहाँ यूज होगा, कैसे ऑब्जेक्टिव में यूज होगा, कैसे सब्जेक्टिव में यूज होगा। तो आपको अभी बता दे रहे, सब्जेक्टिव में कोई यूज का नहीं है ये प्रॉपर्टी। सब्जेक्टिव में 3 प्रॉपर्टी ही लगता है, 1, 2 और 3। 1, 2 जो पढ़े पहले और ये 3। सब्जेक्टिव में 3 छोड़ के और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता है। ठीक है, इसके आगे जो पढ़ेंगे सब का सब केवल ऑब्जेक्टिव में लगेगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहता है। ठीक है, ये बता दें। अच्छा चलिए, अब इसके साथ हम लोग थोड़ा एक चीज एनालाइज कर ले। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 6 का, यानी 6 टर्म छोड़ रहे हैं ना, 6 टर्म छोड़ रहे हैं, वही सुनना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनिएगा 1 है, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिए। फिर से बोले, 1 है, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिए। कितने टर्म का इंटरवल है? अरे 5 टर्म का इंटरवल है, 5 टर्म का इंटरवल। फिर से रिपीट करें क्या? देखिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये लिखा है, ये गायब है। तो कितना टर्म गायब है बीच में? 5। तो यहां पे क्या लिखा था? विथ इंटरवल ऑफ 1 टर्म, विथ इंटरवल ऑफ 2 टर्म। यहां पे है एक्चुअल में विथ इंटरवल ऑफ 5 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स का इंटरवल होगा तो जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6D होगा, 6D। और इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू D का वैल्यू मेरे क्वेश्चन में 3 दिया, फाइनल आंसर कितना आया? 18। ठीक है, इंटरवल का आंसर कितना आ गया? 18। मान लेते हैं सर अगर हम ये प्रॉपर्टी भूल जाएंगे तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या करेंगे? जुगाड़। कैसे? A7 है ना, इतना तो सबको याद होगा कि ये A प्लस 6D होता है। उसमें से A को घटा दीजिए, हट गया, बच गया 6D। अरे भाई यही ना चाहिए था। अगर बोला कि AP में है तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ही तो उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा। तो हमको थोड़ी ना सब निकालना है, किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस मेरा कॉमन डिफरेंस होगा फॉर गिवन AP। तो हम सिंपल A7 में से A1 सबट्रैक्ट करेंगे बाय द फार्मूला ऑफ nth टर्म। हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए, 6D आएगा। D क्वेश्चन दिया है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 दिया 18 होता है, ये सब कोई जानता है।
म्यूट हो गया क्या? नहीं, नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, फ्लो में ज्यादा तेज बोल जाते हैं ना तो नहीं भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन दे और आपको ये प्रॉपर्टी ना याद हो या उस समय एग्जामिनेशन के टाइम में याद नहीं आए, रिकॉल नहीं कर पाए, तो क्या करना है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। तो A7 में से A1 निकाल लीजिए सबट्रैक्ट करके। A7 का मतलब बाय कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म A प्लस 6D होगा और माइनस A, ये सॉल्व होके 6D प्रोवाइड किया, ये 6D ही यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन में D दिया, हम उसको बस पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हमको ऑब्टेन हो जाएगा कि इस वाले रिक्वायर्ड या गिवन AP का क्या कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का उतना ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है, मगर याद रहेगा तो टाइम बचता है। नोट कर लें, कुछ भी कहीं कोई डाउट है जरूर पूछें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये AM का क्वेश्चन था, AM का अर्थमेटिक मीन का, मगर ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में ये दिया AN प्लस BN, डिवीजन में AN-1 प्लस B पावर N-1 is AM of A and B, of A and B, A and B। तो बोला गया फाइंड n, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड n, अभी नजर पड़ गया तो हम सोचे डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, मगर ये AM का क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। देखिए क्या करेंगे, ये बोला कि ये एक नंबर है, ध्यान रखिएगा ये एक नंबर है, एक नंबर जो है वो इन दोनों का AM है, अर्थमेटिक मीन है। पिछले क्लास में सीखे थे कि अगर कभी भी अर्थमेटिक मीन होता है तो वो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से AM दिया है AN प्लस BN बाई A to the power N-1 प्लस B का पावर N-1, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स, कौन सा नंबर, A और B, A प्लस B बाई नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म, 2। सबसे पहले तो इक्वेशन ऐसे बना लें, अब इसको सॉल्व करके n फाइंड करना है। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2AN प्लस 2BN इज इक्वल्स टू, ये गया, ध्यान रखिएगा बस ये अभी गया है, ये गया दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो A से मल्टीप्लाई होके AN और B से मल्टीप्लाई होके B इंटू A टू द पावर N-1, फिर ये गया इधर A से पहले मल्टीप्लाई हुआ A इंटू B टू द पावर N-1, फिर B से मल्टीप्लाई हुआ तो BN। ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म इसके साथ सॉल्व होगा और सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा, AN प्लस BN, 2AN में से AN गया AN, 2BN में से एक BN सब्ट्रैक्ट हो गया BN इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ का बात B A टू द पावर N-1 A B टू द पावर N-1। अब क्या करें, अब अरेंजमेंट ही क्वेश्चन आपसे बनवाएगा या फिर आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, अरेंजमेंट। तो कैसे अरेंजमेंट करें सर, देखिए A का पावर N और A का पावर N-1 ये दोनों बहुत नियर अबाउट है, कॉन्सेक्यूटिव पावर में है, ये दोनों एक जगह कलेक्ट होगा, एक जगह, तो इसका मतलब ये दोनों एक जगह रहेगा, बिल्कुल इक्वल टू के एक साइड ये दोनों रहेगा, इक्वल टू के एक साइड ये दोनों रहेगा, बस आपको अरेंजमेंट यही करना है तभी क्वेश्चन बनेगा। तो A टू द पावर N माइनस B इंटू A टू द पावर N-1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा A इंटू B टू द पावर N-1 माइनस BN। अब इन दोनों में से कॉमन लेना हो तो सोच के बोलिए, तो क्या कॉमन ले हम इन दोनों में से? सर AN कॉमन लीजिए, जो छोटा होता है वो कॉमन होता है, पावर N-1 छोटा है वो कॉमन आएगा, यहां से बचेगा A। नहीं समझे आप मेरी बात को, A टू द पावर N प्लस 1 माइनस 1, ये कुल मिला के AN होता है। अब इसी चीज को हम देखिए कैसे लिखे, AN-1 और इंटू A लिख सकते हैं, तो AN को इस तरीके से लिखा गया जिसमें से इसको कॉमन निकाल लिए, बच गया मेरे पास कौन, A, वही लिखे हैं यहाँ पे A, ठीक है। इसमें से AN-1 बाहर तो बचेगा क्या, B, यहां से क्या कॉमन लें सजेस्ट कीजिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा,
a माइनस बी, बहुत बढ़िया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए क्या है और कैसे हम लोग इसको थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग को नहीं पता a और b क्या है, a और b तो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, हम लोग को क्या पता कि उसका वैल्यू क्या होता है। मगर ऐसे केस में जब सॉल्व करना हो तो आप इक्वेट नहीं कर सकते, तो क्या करें, दोनों का पावर सेम देख रहे हैं ना, एक तरफ लेके आइए, a by b का पावर n-1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। यस सर। यस सर। ठीक है। अब वन क्या बोलता है ना कि देखो चाहे तुम बेस में कुछ भी रखो मगर 1 लाना है तो पावर में 0 रखो तभी 1 आएगा। तो जो बेस दिख रहा है अगर बोला कुछ भी रखो तो जो मेरे काम का है वही ना रखेंगे, तो मेरे काम का कौन है a by b, तो लिखे a by b और इसके पावर में 0, इन दोनों को इक्वेट किए, फाइनली हमको क्या मिला n-1 0, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। हम लोग से क्वेश्चन में बस n ही मांगा था। आपको बता दें इसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन के बारे में, ऐसा क्वेश्चन AM में भी ये इंपॉर्टेंट, GM में भी ये इंपॉर्टेंट और HM में भी ये इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों जगह पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो कभी वो A के बारे में, कभी G के बारे में, कभी H के बारे में बोलेगा, नोट कर लीजिए। और कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछ लें। चलिए अब थोड़ा डाउट बता दें। 23 नंबर था ना अंजलि? यस सर। ठीक है, देखिए ए एक सेट दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये बोला गया फंक्शन f जो a से a की तरफ मैपिंग है, एक फंक्शन g ये भी a से a की तरफ मैपिंग है, आर डिफाइंड इन द टेबल गिवन बिलो। अच्छा टेबल वाला भी बात है, देखिए टेबल में 1 2 और इधर साइड में कितना 5, 1 2 3 4 5 हो गया। x 1 2 3 4 fx 3 2 4 1 3 2 4 1 gx 4 3 2 2 4 3 2 2, ये बोला क्वेश्चन में, ये बोला द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x निकालो, x निकालो, ठीक है। जबकि फॉग जो है फॉग x वो किसके बराबर हो जाए, गॉफ x के बराबर हो जाए। तो फॉग और गॉफ आपको याद है नहीं? यस सर। कॉम्पोजिशन बताए थे, कॉम्पोजिशन फॉग और गॉफ ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका रिजल्ट सेम होना चाहिए। देखिए कब कैसे सेम हो रहा है, एक बार ध्यान से मान लीजिए जैसे ये यहां से यहां मैपिंग है ना a से a, ठीक है, a से a, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमको f के अंदर g रखना है, f के अंदर g रखना है। आप एक नंबर देखिए जो सूट करे, तो कैसे सूट करेगा, 3 में 3 डालिएगा तो वो 3 के बराबर होगा। उल्टा देखिए, उल्टा देखिए, फिर से 3 में 3 रखें, ये 3 के बराबर, तीसरे नंबर के बराबर। दूसरे के बारे में सोचिए, सर क्या दूसरा नंबर नहीं ले सकते हैं? देखिए देखिए यहाँ पे 2 में 2 रखें, एग्जैक्टली 2 के बराबर, तो क्या हुआ, x भी 2 हो गया, fx भी 2, x भी 2 हो गया, fx भी 2 हो गया। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर x का वैल्यू लेंगे तो fx उससे डिफरेंट प्लेस पे होना चाहिए और gx उससे डिफरेंट प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखिए 4 के लिए भी ट्रू है, तो इसमें 3 और 4 दोनों आंसर हो सकता है। क्या आंसर दिया था, नहीं पता? अच्छा देख लीजिएगा ना, इसमें 3 और 4 दोनों आंसर हो सकता है, दोनों, ठीक है, दोनों आंसर ले सकते हैं। चलिए एक और कौन सा क्वेश्चन था सर? 26 नंबर। 26, देखिए 26 नंबर, 23 में कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, 23 में कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अब उसमें केवल कॉन्सेप्ट पे ही आप आंसर देंगे। 26 नंबर देखिए, 26 में ये दिया कि एक fx है 1/1 - x, तो फाइंड करो
एफ ओ एफ एक्स, ऐसा कुछ। यानी 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है और कुछ नहीं। पहले ये फाइंड करेंगे एफ ओ एफ एक्स, यानी क्या हुआ, f में x के जगह fx पुट करेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, f के अंदर fx, f के अंदर fx, x के जगह ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/1 माइनस fx। अब fx का वैल्यू है ना वो पुट करेंगे 1 माइनस पूरा 1/1 माइनस x, 1/1 माइनस x। आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम देने के बाद ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये कट गया, इस नेगेटिव को ऊपर भेज दीजिए x माइनस 1/x। ये 2f का रिजल्ट है, ये 2f का रिजल्ट है। अब तीसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, अब तीसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि f में FOF पुट होगा, ठीक है, f में FOF पुट होगा, f में FOFX रखेंगे इसको। तो इसका मतलब है, फिर से कंपेयर कीजिए आप, f के प्लेस पे f, x के प्लेस पे ये पूरा FOF, पूरा FOF, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/1 माइनस FOFX, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, कितना आया वो पुट करेंगे 1/1 माइनस x माइनस 1/x, ये ऊपर जाएगा, एलसीएम देने के बाद ये ऊपर जाएगा, और नीचे क्या बच गया x माइनस x प्लस 1, ये कट गया। फाइनल आंसर किसके बराबर x। ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था जिसमें फंक्शन fx दिया, वो डायरेक्ट आपको देख के सोच के बनाना था। चलिए इसको नोट करेंगे। और कहीं कुछ डाउट भी है इसके अलावा और कुछ?